ये जिनक्यू और ये किंग के लिए चाहे आकाश चुड़ैल दुनिया कितनी भी अच्छी क्यों न हो, चांगमिंग दुनिया का ये परिवार ही उनका असली घर था। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय का चांगमिंग विश्व के विरुद्ध कदम उठाने का इरादा कुछ ऐसा था जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। हालांकि अपनी वर्तमान ताकत और स्थिति के साथ वे ऐसी घटना को रोकने के लिए योग्य नहीं थे। इसलिए अब वे केवल ये फैन को सूचित कर सकते थे। इसके अलावा हरावल सेना के नेता के रूप में पद सुरक्षित करना सबसे अच्छा होगा। इस तरह समय पर जानकारी प्रदान करना बहुत आसान हो जाएगा। जासूस के रूप में काम करना ये परिवार की विशेषता थी। उन्हें अपनी पोल खुलने की जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। संदेश कैसे भेजें? ये परिवार के सभी साधकों के आत्मा सागर में बाइजे द्वारा छोड़ी गई एक मुहर थी। जब समय आया तो वे बस बाइजे को सूचित कर सकते थे और बाइजे से ये को सूचित करवा सकते थे पंखा। जबकि दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के साधक अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि चांगमिंग दुनिया पर आक्रमण कैसे किया जाए, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बीच में एक गद्दार मौजूद है। जल्द ही बाइजे ने ये फैन को ढूंढ लिया और उसे स्काई विच वर्ल्ड की चांगमिंग वर्ल्ड पर आक्रमण करने की योजना के बारे में बताया। ये फान की भौहें सिकुड़ गईं। आखिरकार कुछ देर शांति से विकसित होने का मौका मिलने के बाद मुसीबत फिर से आ गई। यदि वे मार्ग खोज भी लेते तो भी उसे दो दुनियाओं के बीच युद्ध का रास्ता बनाने में कुछ वर्षों से अधिक समय लग जाता। फिर भी आकाश चुड़ैल दुनिया की उपस्थिति ये परिवार पर तलवार की तरह लटकी हुई थी, जिससे ये फैन में बेचैनी पैदा हो रही थी। यदि संभव हो तो ये फैन युद्ध शुरू होने से पहले आकाश चुड़ैल दुनिया को नष्ट कर देगा। दुर्भाग्य से ये फैन वर्तमान में ऐसा करने में असमर्थ है। ये जिनक्यू द्वारा प्रसारित समाचार के आधार पर यह आकाशीय चुड़ैल दुनिया न केवल चुड़ैल जनजाति के शक्तिशाली गहन अमर क्षेत्र का घर है, इसके अतिरिक्त इसमें चुड़ैल जनजाति के पौराणिक स्वर्गीय सम्राट स्तर को भी शामिल किया गया है, जो मानव कबीले के जियान सम्राट के समतुल्य है। ऐसी संस्थाएं आसानी से ये फैन को कुचल सकती हैं। ये फान ने मन ही मन कोसा। ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण ढंग से विकास करने के लिए उसे सबसे पहले स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। फिर उसे स्क्वायर इंच माउंटेन में शामिल होना होगा। स्क्वायर इंच पर्वत जैसे शक्तिशाली स्थान के संरक्षण में ये परिवार के साधक वास्तव में शांतिपूर्वक साधना कर सकते हैं। कुछ सोचने के बाद ये फैन ने ये जिनलोंग और ये जिनफेंग को बुलाया। ये फैन ने इस अवधि के दौरान ये परिवार के कीमियागरों और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों का पूरी तरह से मार्गदर्शन करने की योजना बनाई। वे कीमिया और कलाकृतियों को परिष्कृत करने की तकनीक में जियान रैंक के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं थे। एक बार सफल होने के बाद वे सर्वोच्च श्रेणी के जियान रैंक के अमृत और जादुई हथियार बना सकते थे। बेहतर संसाधनों के साथ उनकी खेती का स्तर और भी तेजी से बढ़ सकता है। अब ये फैन को ये परिवार के साधकों के साधना स्तर को यथाशीघ्र बढ़ाना है। 9 साम्राज्यों से प्राप्त संसाधनों की महत्वपूर्ण मात्रा के साथ ये परिवार के साधकों के लिए अपने साधना स्तर में वृद्धि को तीव्र करना अभी भी संभव है। ये परिवार ने धीरे धीरे अपना ध्यान कम रखा और अपने पारिवारिक आधार पर खेती करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उनका वर्तमान पारिवारिक आधार केवल अस्थायी है। अब चूंकि ये परिवार पूर्वी महाद्वीप पर कब्जा कर चुका है, वे निश्चित रूप से अपने पारिवारिक क्षेत्र के रूप में एक बेहतर धन्य भूमि पर जा सकते हैं। पारिवारिक भूमि संबंधी कार्यों की श्रृंखला को पूरा करने का समय आ गया है। योग्यता तो बढ़ी है, परंतु ज्ञान नहीं बढ़ा है। जैसे जैसे साधना का स्तर बढ़ता है, ज्ञानोदय की मांग भी बढ़ती है। साधना तकनीकों और ताओ कलाओं को समझने की गति धीमी हो रही है। अब इसे बढ़ावा देने का समय है। ये परिवार विनम्र था, लेकिन ये परिवार के व्यवसाय के प्रमुख के रूप में ये जिंतियन अपने प्रयासों में निरंतर था। 1000 लीव्स पैवेलियन पर पहले केवल ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का ही कब्जा था, लेकिन अब 1000 लीव्स पैवेलियन का तेजी से विस्तार होने लगा। संपूर्ण पूर्वी महाद्वीप अब 1000 लीव्स पैवेलियन के वाणिज्यिक मानचित्र के अंतर्गत है। हर दिन होने वाले अच्छे मुनाफे को देखकर ये जिंतियन के चेहरे पर मुस्कान और भी तेज हो गई। गुफा घर के भीतर एक आभा जिसे केवल ये जिंतियन ही देख सकता था, उसके सिर के ऊपर प्रकट होने लगी और धीरे धीरे उसके शरीर में विलीन हो गई। ये जिंतियन की साधना का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। व्यावसायिक दायरे के विस्तार के साथ खेती के स्तर में वृद्धि की गति वास्तव में तेज हो जाती है। ये जिंतियन ने अपने हाथ में एक सोने की सिल्लियां प्रकट करते हुए कहा। यदि कोई साधक यह देख ले तो उसे यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सोने की सिल्ली महान ताओ का मूर्त प्रतिनिधित्व थी। धन का ताओ। यह ये जिंतियन की वर्षों से वाणिज्य के बारे में समझ थी। जैसे जैसे व्यापार का विस्तार हुआ, धन का ताओ धीरे धीरे आकार लेने लगा।
यदि ये फैन ये जिंतियन की प्रगति देख पाता तो वह दंग रह जाता। स्वर्गीय अमर क्षेत्र से स्वर्णिम अमर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को दांव फल को संघनित करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक साधक द्वारा संघनित दांव फल भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि महानताओं की उनकी समझ भिन्न होती है। हालांकि एक सामान्य विशेषता यह है कि केवल महानताओं को समझने की सीमा तक पहुंचने पर ही कोई महानताओं को मूर्त रूप दे सकता है और ताओ फूल और फिर ताओ फल को संघनित कर सकता है। ये जिंतियन का स्वर्ण पिंड वास्तव में दांव फल का भ्रूण रूप था। बेशक जो लोग पैसे से प्यार करते हैं उनमें क्षमताएं होती हैं। धन की चाह में उनकी उपलब्धियां कितनी भयावह हो सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। स्वर्ण पिंड को वापस लेते हुए ये जिंतियन ने एक बार फिर 1000 पत्तियों वाले मंडप के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि एक बार जब 1000 पत्तियों वाले मंडप का पदचिह्न पूरे पूर्वी महाद्वीप पर पूरी तरह फैल जाएगा तो धन के ताओं के लिए पूर्ण परिवर्तन का समय आ जाएगा। हालांकि जीवन एक विशाल लहर की तरह है जो हमेशा उतार चढ़ाव से भरी रहती है। जैसे ही उनकी विस्तार योजनाएं चल रही थीं, पैवेलियन के लिए एक अप्रत्याशित समस्या उत्पन्न हो गई। मंडप मास्टर, हाल ही में एक कियानजिन मंडप उभरा है जिसने हमारे 1000 पत्तियों वाले मंडप से काफी व्यापार छीन लिया है। क्या कोई हमारा व्यापार हथिया रहा है? ये जिंतियन क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। ये जिंतियन को विश्वास नहीं था कि दायु साम्राज्य में वर्तमान में कोई भी व्यापारिक फर्म 1000 पत्तियों वाले मंडप को मात दे सकती है। आखिरकार 1000 पत्तियों वाले मंडप को ये परिवार की कीमिया और कलाकृति शोधन वंशावली का समर्थन प्राप्त था। दोनों वंशों के मजबूत समर्थन के साथ 1000 लीव्स पैवेलियन के उत्पाद गुणवत्ता और मात्रा के मामले में किसी भी अन्य व्यापारिक फर्म से कहीं आगे हैं। क्या हमारा 1000 पत्तों वाला मंडप प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता? ये जिंतियन थोड़ा गुस्से में था। यदि ये अधीनस्थ मंडप स्वामी इसे नहीं संभाल सकते तो उन्हें बदल दिया जाना चाहिए। ऐसे संसाधनों के बावजूद यदि वे अभी भी अन्य व्यापारिक फर्मों से प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं निकल पाते हैं तो संसाधनों की बर्बादी से बचने के लिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पवेलियन मास्टर, ऐसा नहीं है कि हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन यह कियानजिन पवेलियन कुछ हद तक गंदा खेल रहा है। पूरा विवरण सुनने के बाद ये जिंतियन को अंततः समझ में आ गया कि 1000 पत्तों वाला मंडप क्यों खो गया। दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाने, मिलीभगत करने और दमन करने जैसे तरीकों से इस कियानजिन मंडप ने कुछ भी नहीं रोका है। ऐसा लगता है कि 1000 लीव्स पैवेलियन बहुत ही कोमल रहा है। उसने अपने नुकीले दांत नहीं दिखाए और इस तरह निशाना बन गया। ये जिंतियन ने हमेशा व्यापार को व्यापार के रूप में करने में विश्वास किया है और विरोधियों को हराने के लिए व्यापारिक साधनों का उपयोग करना वास्तविक व्यावसायिक तरीका है जो ये जिंतियन के महानताओं को प्रगति करने में मदद कर सकता है। यदि अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है तो ये जिंतियन का महानताओं प्रदूषित हो जाएगा। यदि गैर वाणिज्यिक साधनों का उपयोग किया जाए तो ये शियाओ के एक शब्द से दायु साम्राज्य का संपूर्ण वाणिज्य 1000 पत्तियों वाले मंडप के नियंत्रण में हो सकता है। ये जिंतियन का मानना था कि उसकी चाची उसे मना नहीं करेंगी, बस ये जिंतियन अनिच्छुक था। कथित तौर पर इस कियानजिन मंडप को दायु साम्राज्य के एक बड़े व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है, इसलिए यह लापरवाहीपूर्ण संचालन किया गया। इसे व्यापारिक फर्म कहने के बजाय किसी बड़े व्यक्ति की कठपुतली कहना अधिक सटीक होगा। हर शाखा के मंडप स्वामी इसे व्यावसायिक तरीकों से निपटाए। इसे उनके लिए एक परीक्षा के रूप में देखा जा सकता है। ये जिंतियन बहुत चिंतित नहीं था। चाहे वे काला या सफेद रास्ता चुने, ये जिंतियन निडर है। अब 1000 लीव्स पैवेलियन को अपना विस्तार जारी रखना है। जैसे जैसे दिन बीतते गए 1000 लीव्स पैवेलियन ने वर्षों में अपनी प्रतिष्ठा बना ली। अधिकांश साधक 1000 पत्तियों वाले मंडप और कियानजिन मंडप के बीच संकोच नहीं करेंगे और सीधे 1000 पत्तियों वाले मंडप को चुनेंगे। पहले की असफलताएं केवल इसलिए थीं क्योंकि 1000 लीव्स पैवेलियन को अचानक पकड़ लिया गया था। एक बार जब 1000 लीव्स पैवेलियन ने इसे गंभीरता से ले लिया तो कियानजिन पैवेलियन लगभग तुरंत ही पराजित हो गया। पहले अच्छा कारोबार रातों रात चौपट हो गया। दयु शहर में ब्लैक वेल गार्ड के भगवान के निवास में साधकों के एक समूह ने अपने चेहरे पर चिंतित भाव के साथ अपने हाथों में रिपोर्ट को देखा। उन्होंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि 1000 पत्तियों वाला मंडप इतना शक्तिशाली होगा जो बिना किसी प्रयास के कियानजिन मंडप को हरा देगा, जिसकी तैयारी में उन्होंने इतना लंबा समय लगाया था। ब्लैक वेल गार्ड दयु साम्राज्य की 10 महान सेनाओं में से एक। ब्लैक वेल गार्ड के नेता को दयु साम्राज्य में एक उच्च पदस्थ अधिकारी, दूसरे दर्जे का वरिष्ठ अधिकारी भी माना जा सकता है। ब्लैक वेल गार्ड के नेता मियाओ शुजी मूल रूप से दयु साम्राज्य के साधक नहीं थे, लेकिन बाद में इसमें शामिल हो गए। पृथ्वी अमर क्षेत्र में अपने साधना स्तर के साथ
वह अपने लिए एक बहुत अच्छा स्थान सुरक्षित करने में कामयाब रहा। हालांकि देर से शामिल होने के कारण दायु साम्राज्य में मियाओ शुजी का दर्जा बहुत ऊंचा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें कई व्यावसायिक अवसर गंवाने पड़े। खेती के स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू संसाधन है। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद मियाओ शुजी ने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के एक छोटे से शहर से उभरती हुई एक वाणिज्यिक इकाई ने तेजी से विकास किया था तथा महत्वपूर्ण मात्रा में संसाधन एकत्र किए थे। वे प्रतिदिन जितने संसाधन अर्जित करते हैं उससे वह, जो पृथ्वी अमर स्तर का साधक है, भी ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाता है। इस खोज ने मियाओ शुजी के मन में कुछ विचार उत्पन्न किए। जिन लोगों को वह अपमानित नहीं कर सकता था, उनके बुरे पक्ष में पड़ने से बचने के लिए मियाओ शुजी ने सावधानीपूर्वक जांच में काफी समय बिताया। जैसे ही उन्होंने पुष्टि की कि 1000 पत्तियों वाले मंडप के पीछे कोई बड़ा समर्थन नहीं था, उन्होंने तुरंत कियानजिन मंडप की स्थापना की, जिसका उद्देश्य 1000 पत्तियों वाले मंडप पर कब्जा करना था। यह जानकर कि 1000 पत्तों वाला मंडप अपनी आर्थिक क्षमता के बल पर कियानजिन मंडप को हराने में कामयाब रहा है, मियाओ शुजी को कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि वह और भी ज्यादा खुश हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि थाउजेंड लीव्स पैवेलियन की धन कमाने की क्षमता उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। यह सुनकर कि 1000 पत्तियों वाले मंडप के मंडप मास्टर ये जिंतियन के पास शक्तिशाली धन कमाने का कौशल है, उन्होंने 1000 पत्तियों वाले मंडप पर कब्जा करने के बाद उसे अपने साथ रखने का निर्णय लिया। इसे ध्यान में रखते हुए मियाओ शुजी ने कहा, चूंकि हम व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए आइए अन्य शक्तियों की तुलना करें। मैं अपने अधीन कुछ मानव अमर स्तर के साधकों को भेजूंगा। याद रखना, ये जिंतियन को नुकसान मत पहुंचाना। भविष्य के कियानजिन मंडप को अभी भी उसके नियंत्रण की आवश्यकता होगी। प्रतिभा को हर जगह महत्व दिया जाता है। मियाओ शुजी ने दूर तक देखा और सोचा कि ये जिंतियन को कैसे जीतें। लेकिन इससे पहले कि वह ये जिंतियन को जीत सके, उसे ये जिंतियन को यह समझाना जरूरी था कि धन को कभी भी शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, चाहे किसी के पास कितना भी धन हो। बिना शक्ति के सारा संचित धन केवल दूसरों के लाभ के लिए ही काम आएगा। 1000 पत्तियों वाले मंडप का उदय ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के पूर्वी सम्राट शहर में शुरू हुआ। तो फिर आइए पूर्वी सम्राट शहर से शुरू करें और 1000 पत्तियों के मंडप को पूरी तरह से नष्ट कर दें। पूर्वी सम्राट शहर के बाहर ये परिवार क्षेत्र के भीतर एक दशक में एक बार होने वाली ये परिवार की बैठक अभी अभी समाप्त हुई थी। ये फैन ने ये जिनके द्वारा लाया गया संदेश ये परिवार के सभी सदस्यों तक पहुंचाया। स्काई विच वर्ल्ड वर्तमान ये परिवार के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली था। यदि स्काई विच वर्ल्ड सबसे कमजोर पूर्वी महाद्वीप को निशाना बनाता है तो यह ये परिवार के लिए एक बड़ी समस्या होगी। यद्यपि ये परिवार के पास 10,000 लोगों का द्वार है और वे किसी भी समय स्थानांतरित हो सकते हैं, वे उस विशाल नींव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जिसे उन्होंने अंततः पूर्वी महाद्वीप में स्थापित किया था। इसलिए ये परिवार को इस अवधि के दौरान अपने साधना स्तर को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि वे कोई अन्य छोटा परिवार होते तो वे कम समय में अपनी खेती का स्तर नहीं बढ़ा पाते, लेकिन ये परिवार को इन सीमाओं का सामना नहीं करना पड़ता। वे पर्याप्त प्रतिभा और प्रचुर संसाधनों से संपन्न हैं। पर्याप्त समय दिए जाने पर यह परिवार का साधना स्तर तेजी से बढ़ सकता है। दीर्घायु संप्रदाय, 1000 पत्तियां अकादमी, 1000 पत्तियां मंडप और दयु साम्राज्य। वर्तमान ये परिवार 4 प्रमुख शक्तियों का प्रबंधन करता है, जिनमें से प्रत्येक पूर्वी महाद्वीप में सर्वोच्च है। लगभग 100 वर्षों तक और विकास के बाद वे अन्य महाद्वीपों की ओर बढ़ने पर विचार कर सकते हैं। परिवार के विकास में यदि आप आगे नहीं बढ़ते तो आप पीछे चले जाते हैं। यदि वे हमेशा के लिए पूर्वी महाद्वीप में ही अटके रहेंगे तो यह ये परिवार के लिए एक कदम पीछे की ओर होगा। इसके अलावा ये फैन ने ये जिंतियन से कहा कि वह और अधिक सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दे। कीमिया और कलाकृति शोधन तकनीक जल्द ही जियान रैंक के सर्वोच्च गुणवत्ता स्तर तक पहुंच जाएगी। अगर सामग्री तैयार नहीं है तो तकनीक तो है, लेकिन सामग्री नहीं, यह वाकई निराशाजनक होगा। जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं, ये परिवार एक विशाल मशीन की तरह तुरंत काम करना शुरू कर देता है। हर कोई अपनी भूमिका निभाता है और ये परिवार की शक्ति में सुधार के लिए अपनी शक्ति का योगदान देता है। चांगमिंग विश्व में 1000 पत्तियों वाले मंडप का मुख्यालय अभी भी पूर्वी सम्राट शहर में है। हालांकि यह सबसे अधिक आकर्षक नहीं है, फिर भी यहाँ का थाउजेंड लीव्स पैवेलियन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चांगमिंग विश्व में पैवेलियन का प्रारंभिक बिंदु है। जहां तक 10,000 लोगों में 1000 पत्तियों वाले मंडप के मुख्यालय की बात है, ये जिंतियन ने पहले ही तय कर लिया था कि यह यानहुआंग लोक में होगा। क्या
यानहुआंग क्षेत्र सिर्फ एक मध्य हजार दुनिया है। जब हजार पत्तियों वाला मंडप आकाशीय लोकों में फैल जाएगा तो कौन परवाह करेगा कि यानहुआंग लोक केवल मध्य हजार लोकों में से एक है। हजार पत्तों वाले मंडप में लौटने के बाद ये जिनतियन ने तुरंत हजार पत्तों वाले मंडप के दुकानदारों को बुलाया। अपने सभी प्रयासों के साथ जियान रैंक शीर्ष गुणवत्ता वाले आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और कीमिया के लिए सामग्री इकट्ठा करें। यह सुनकर दुकानदार तुरंत उत्साहित हो गए। यदि हजार पत्तियों वाला मंडप जियान स्तर के शीर्ष गुणवत्ता वाले अमृत और अमर कलाकृतियां बेच सके तो इसका दर्जा तुरंत बढ़ जाएगा तथा पूर्वी महाद्वीप के मानकों से भी अधिक हो जाएगा। हजार पत्तियों वाले मंडप के दुकानदार होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें भी लाभ होगा। ये दुकानदार ज्यादातर ये परिवार की तीसरी और चौथी पीढ़ी के किसान थे, जिनमें से कुछ ये जिनतियन द्वारा खोजी गई व्यापारिक प्रतिभा वाले किसान थे। इन किसानों का भाग्य हजार पत्तियों वाले मंडप से जुड़ा हुआ है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से आशा करते हैं कि मंडप निरंतर फलता फूलता रहेगा। जैसे ही ये जिनतियन बैठक कर रहे थे, मेहमानों का एक अप्रत्याशित समूह थाउजेंड लीव्स पैवेलियन के मुख्यालय में पहुंचा। यह थाउजेंड लीव्स पैवेलियन का मुख्यालय है। यह बहुत जर्जर है। लव चुन काई की आंखों में तिरस्कार का भाव था। कियानजिन मंडप के मंडप मास्टर के रूप में, ब्लैक वेल गार्ड के नेता के रूप में मियाओ शुजी के समर्थन के साथ लव चुन काई ने हजार पत्तियों वाले मंडप को गंभीरता से नहीं लिया। यह एक छोटा सा व्यवसाय था जो एक ग्रामीण क्षेत्र से उभरा था। किसी मजबूत व्यक्ति के समर्थन के बिना कुछ लोगों की नजर में यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया था। अब यह धन कमाने का साधन परिपक्व हो चुका था और अब समय आ गया था कि कोई इसका लाभ उठाए। अपने मंडप मास्टर से कहो कि वह बाहर आए। कहो कि कियानजिन मंडप के मंडप मास्टर उनसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, लव चुन काई के पीछे खड़े कुछ मानव अमर स्तर के साधकों ने तुरंत अपनी आभा छोड़ दी, जिससे हजार पत्तियों वाले मंडप के कई साधकों पर दबाव पड़ गया। दुकानदार ने भौहें चढ़ाई, लेकिन उन्हें उनकी आभा की ज्यादा परवाह नहीं थी। एकमात्र मानव अमर साधक सहस्त्र पत्तों वाले मंडप का प्रत्येक दुकानदार उस स्तर का है, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि कियानजिन मंडप वाले लोग इतने अहंकारी क्यों थे। हालांकि ये जिनतियन ने पहले ही कियानजिन मंडप के बारे में बात कर दी थी। चूंकि कियानजिन मंडप के साधक ये जिनतियन से मिलना चाहते थे तो उन्हें मिलने दिया जाए। आप यहीं रुकें, मैं हमारे मंडप मास्टर को सूचित करूंगा। इतना कहने के बाद दुकानदार मुड़ा और पीछे वाले हॉल में चला गया। दुकानदार को पीछे हटते देख लव चुन काई को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनके अनेक मानव अमर साधकों की धमकी का दुकानदार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था कि इस दुकानदार का खेती का स्तर भी कमजोर नहीं था। उनकी जांच के विपरीत हजार पत्तियों वाले मंडप में कुछ शक्तिशाली व्यक्ति अवश्य होंगे। पूर्वी महाद्वीप में मानव अमर साधक को कमजोर नहीं माना जाता था। जहां तक पृथ्वी अमर क्षेत्र का प्रश्न है, उन्हें पहले से ही शीर्ष स्तरीय शक्ति संपन्न माना जाता था। दुकानदार के शांत व्यवहार से लव चुन काई के दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से नहीं। यदि थाउजेंड लीव्स पैवेलियन में वास्तव में ताकत थी तो उन्होंने उस समय बलपूर्वक जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की जब क्विंजिन पैवेलियन उनकी प्रतियोगिता के दौरान गंदा खेल खेल रहा था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि थाउजेंड लीव्स पैवेलियन कमजोर था और इसका प्रतिकार केवल वाणिज्यिक साधनों से ही किया जा सकता था। जबकि लव चुन काई खुद को आश्वस्त करता रहा, हजार पत्तियों वाले मंडप का शांत दृश्य उसकी बढ़ती बेचैनी को और बढ़ा रहा था। लव चुन काई ने चुपचाप हजार पत्तों वाले मंडप मुख्यालय को देखा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आदिम जानवर उसे ही निगलने वाला है। लेकिन चूंकि वह आ चुका था, इसलिए जाने का कोई कारण नहीं था। लव चुन काई ने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को पीछे छोड़ दिया, एक कुर्सी ढूंढी और भारी होकर बैठ गया। आंतरिक हॉल में जब ये जिनतियन ने सुना कि कियानजिन मंडप से किसी ने उसके पास आने की पहल की है तो वह दिलचस्पी लेने लगा। ये जिनतियन यह भी देखना चाहता था कि कियानजिन मंडप के पीछे दयु साम्राज्य का उच्च पदस्थ अधिकारी कौन था जिसने अहंकार पूर्वक सीधे हजार पत्तों वाले मंडप के मुख्यालय में आने का साहस किया। जल्द ही ये जिनतियन दुकानदारों के एक समूह के साथ बाहरी हॉल में पहुंचे और लव चुन काई को देखा। मानव अमर क्षेत्र के कुछ साधकों, यह शक्ति कई व्यापारिक फर्मों के बीच काफी अच्छी है। क्या यह तुम हो जो मुझे देखना चाहती हो? ये जिनतियन ने लव चुन काई की ओर देखा और उदासीनता से पूछा। आप हजार पत्तियों वाले मंडप के मंडप मास्टर हैं? लव चुन काई ने ये जिनतियन को, जो मानव अमर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही था, तिरस्कार से देखा। तो यह मानव अमर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक साधक मात्र है। यह सोचकर कि वह अभी मानव अमर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक साधक से डर गया था, लव चुन काई कुछ हद तक नाराज था।
हम कियानजिन मंडपवासियों को आपका 1000 पत्तों वाला मंडप बहुत पसंद आया है। हम आपको एक मौका देते हैं, हमारे कियानजिन मंडप में शामिल हो जाइए और हमारे उप मंडपाध्यक्ष बनिए। लव चुनकाई के चेहरे पर उदारता की अभिव्यक्ति थी। कियानजिन मंडप में जमा करें। ये जिंतियन लगभग जोर से हंस पड़ा। लगता है इस कियानजिन मंडप की भूख बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि ये इसे संभाल भी पाएंगे या नहीं। और अगर मैं समर्पण नहीं करूं, ये जिंतियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। यदि ये जिंतियन से परिचित कोई भी व्यक्ति उसकी मुस्कान देख लेता तो वह निश्चित रूप से जितनी दूर भाग सकता था भाग जाता। इस मुस्कुराहट से संकेत मिलता था कि ये जिंतियन कोई कदम उठाने वाला था। सबमिट नहीं कर रहे? तो फिर मैं आपको दिखाता हूं कि सबमिट न करने के क्या परिणाम होते हैं। लव चुनकाई ने संकेत दिया और उसके अधीन मानव अमर क्षेत्र के साधकों ने तुरंत संदेश भेज दिए। जल्द ही 1000 लीव्स पैवेलियन के मुख्यालय में संदेश भेजे गए। दयु साम्राज्य के भीतर 1000 पत्तियों वाले मंडप की प्रत्येक शाखा पर अज्ञात ताकतों द्वारा हमला किया गया था। हालांकि 1000 लीव्स पैवेलियन के मानव अमर क्षेत्र के दुकानदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं हुई। क्या अब तुम्हें परिणाम पता है? लव चुनकाई ने सोचा कि उसके अधीनस्थ सफल हो गए हैं और हंस पड़े। परिणाम? क्या परिणाम? किए जिंतियन ने पूछा। इस समय कियानजिन मंडप से समाचार अंततः आया। संदेश पढ़ने के बाद लव चुनकाई दंग रह गया। क्या? 1000 पत्तियों वाले मंडप की प्रत्येक शाखा में वास्तव में मानव अमर क्षेत्र की एक शक्तिशाली आकृति है। उन्होंने अपने साधकों को भेजा, लेकिन न केवल वे 1000 लीव्स पैवेलियन को नुकसान पहुंचाने में असफल रहे, बल्कि वे पूरी तरह से नष्ट हो गए और 1000 लीव्स पैवेलियन द्वारा कब्जा कर लिया गया। लव चुनकाई ने ये जिंतियन की ओर देखा, जो अभी भी शांत था, और वह जानता था कि उसने 1000 लीव्स पैवेलियन को कम करके आका था। हालांकि मानव अमर क्षेत्र के कुछ साधक लव चुनकाई को असहाय नहीं बना सकते। ऐसा लगता है कि आपका 1000 पत्तियों वाला मंडप प्रतिरोध करने के लिए दृढ़ है। यह सुनकर 1000 लीव्स पैवेलियन के दुकानदारों की आंखें नम हो गईं। लव चुनकाई का चेहरा कितना बड़ा था। इस स्थिति में भी उसने इतनी अहंकार से बात करने की हिम्मत की। अगर ये जिंतियन चुप न होते तो वे ऊपर जाकर लव चुनकाई के चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहते। ये जिंतियन के जवाब का इंतजार किए बिना लव चुनकाई ने बोलना जारी रखा, अगर ऐसा है तो हमें दोष मत दो। आक्रमण करना। लव चुनकाई के आदेश पर मानव अमर क्षेत्र की ऊर्जा के कई विस्फोट फूट पड़े, जिनका लक्ष्य सीधे ये जिंतियन था। शक्तिशाली ऊर्जा के कारण 1000 लीव्स पैवेलियन के अंदर के स्थान में विकृति के लक्षण दिखाई देने लगे। यहां तक कि पूर्वी सम्राट शहर भी हिलने लगा। मानव अमर क्षेत्र के कृषक निश्चित रूप से पूर्वी सम्राट शहर में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर थे। एक एक करके साधकों ने ऊपर देखा कि किसने मानव अमर लोक के साधकों को नाराज किया था। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि ये ऊर्जाएं 1000 पत्तियों वाले मंडप में प्रकट हुई हैं, तो वे तुरंत शांत हो गए। तो यह 1000 लीव्स पैवेलियन के साथ समस्या है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यदि ये मानव अमर क्षेत्र साधक पूर्वी सम्राट शहर में अन्य शक्तियों के साथ परेशानी की तलाश कर रहे थे, तो वे उस शक्ति के लिए शोक मनाएंगे। लेकिन अगर यह 1000 पत्तियों वाले मंडप के साथ परेशानी है, तो वे केवल इन मानव अमर क्षेत्र साधकों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उम्मीद करते हुए कि वे बहुत बुरी तरह से नहीं मरेंगे। पूर्वी सम्राट शहर में आप 1000 पत्तों वाले मंडप से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यह वर्षों से कई लोगों की आम सहमति रही है। पिछले कई वर्षों से 1000 पत्तियों वाले मंडप पर नजर रखने वाली ताकतें रही हैं। लेकिन अंत में वे सभी सीधे 1000 पत्तियों के मंडप द्वारा निगल लिए गए, जिससे 1000 पत्तियों के मंडप की शक्ति और अधिक मजबूत हो गई। यह वह ब्रांड था जिसे 1000 लीव्स पैवेलियन ने वर्षों से अनेक किसानों के दिलों में स्थापित किया था। किस शहर के किसानों को 1000 पत्तों वाले मंडप पर सबसे ज्यादा भरोसा था? वह निश्चित रूप से पूर्वी सम्राट शहर ही होगा। कई साधक आकाश में उड़कर 1000 पत्तों वाले मंडप की ओर देखने लगे। उन्हें मानव अमर लोक के साथ दुर्व्यवहार का नाटक अक्सर देखने को नहीं मिलता। 1000 पत्तियों वाले मंडप के अंदर मानव अमर क्षेत्र के साधकों के ऊर्जा से विस्फोट होने के बाद लव चुनकाई ने विजयी भाव से ये जिंतियन को देखा। वह उसकी आंखों में बदलाव देखना चाहता था। हमारे मानव अमर क्षेत्र में इतने सारे लोग हैं, अब आप डर गए होंगे। दुर्भाग्य से ये जिंतियन की आंखें अभी भी शांत थीं। अपने आसपास खड़े कियानजिन मंडप के साधकों पर नजर डालने के बाद ये जिंतियन ने अंततः बात की। आगे बढ़ो, उन्हें बाहर फेंक दो और ऐसा करो, 1000 पत्तियों वाले मंडप को गंदा मत करो। ये जिंतियन के पीछे कुछ दुकानदार जो अब खुद को रोक नहीं सकते थे, ये जिंतियन की बातें सुनकर उत्साहित हो गए। इन दुकानदारों के पास खेती तो थी, लेकिन उन्हें कुछ करने का अवसर कम ही मिलता था।
अब जब उन्हें अंतः कार्रवाई करने का मौका मिला है तो वे इसे कैसे छोड़ सकते हैं? यह मानव अमर अंतिम चरण मेरा है। यह तुम्हारा क्यों है? यह मेरा है, मैं इससे ज्यादा मजबूत हूँ। तुम लोग लड़ो, यह मानव अमर मध्यमंच मेरा है। कियानजिन मंडप से मानव अमर क्षेत्र के साधकों के साथ 1000 पत्तियों वाले मंडप के दुकानदारों ने माल की तरह व्यवहार किया और उन्होंने सीधे उन्हें हड़पना शुरू कर दिया। ये जिंतियन के पीछे 1 दर्जन से अधिक दुकानदार थे। कियानजिन मंडप से मानव अमर क्षेत्र के ये साधक उनके लिए साझा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अंत में जो भी इसे हथिया लेगा वह इसे प्राप्त कर लेगा। धमाका! अचानक दुकानदारों से मानव अमर क्षेत्र की ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे लव चुनकाई अचंभित रह गया। क्या वह महायान क्षेत्र का साधक नहीं था? वह अचानक मानव अमर क्षेत्र का साधक कैसे बन गया? और महायान के शुरुआती दौर में वह सीधे एक चरम मानव अमर में बदल गया। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? साधना के स्तर को छिपाना ये कबीले की परंपरा थी। ये कबीले की संबद्ध सेनाओं में से एक होने के नाते 1000 लीव्स पैवेलियन स्वाभाविक रूप से इस उत्कृष्ट परंपरा को नहीं छोड़ेगा। 1000 पत्तों वाले मंडप में अपने स्तर को छिपाने के लिए हजारों साधना तकनीकें मौजूद थीं। हर साधक अपने लिए सबसे उपयुक्त तकनीक ढूंढ सकता था। इस समय लव चुनकाई ने अंतः प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह 1000 पत्तियों वाला मंडप कमजोर नहीं था, लेकिन हर कोई अपनी असली शक्ति छिपा रहा था। आज कियानजिन मंडप ने वास्तव में लोहे की प्लेट पर लात मारी। वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। हालांकि 1000 पत्तों वाले मंडप के दुकानदारों को इस बात की परवाह नहीं थी कि कियानजिन मंडप के ये साधक इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। उन्होंने सीधे कार्रवाई शुरू कर दी, एक दूसरे से ज्यादा तेजी से। आखिरकार जो पहले पकड़ता है उसे ही मिलता है। लड़ाई शुरू होने के कगार पर थी, एक ही वार में बिखरने को तैयार। क्रूर 1000 पत्तियों वाले मंडप के दुकानदारों की भीड़ के सामने लव चुनकाई द्वारा लाए गए किसान कोई मुकाबला नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत हार मान ली। मंडप के स्वामी, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? एक दुकानदार ने कियानजिन मंडप से साधक को पकड़ते हुए पूछा। उसे मार डालो, बस कुछ मानव अमर क्षेत्र साधक हैं, उन्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि वे आत्मसमर्पण कर दें तो भी उनका कोई खास उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह सुनकर कई किसान घबरा गए। हमें मत मारो, हम उपयोगी हो सकते हैं। हम व्यापार कर सकते हैं और मैं 1000 लीव्स पैवेलियन के लिए निःशुल्क काम कर सकता हूं। एक के बाद एक वे बोलने के लिए दौड़े। उन्हें डर था कि अगर वे बहुत देर हो गई तो वे ये जिंतियन द्वारा मारे जाएंगे। इस समय लव चुनकाई, जो अभी तक कुछ नहीं बोल पाया था, ने अंततः अपनी आवाज पाई। इस बार हम कियानजिन मंडप हार स्वीकार करते हैं, तो क्या हम इसे यहीं छोड़ दें? लव चुनकाई को पता था कि आज 1000 पत्तों वाले मंडप को गिराना असंभव था, इसलिए एकमात्र विकल्प पीछे हटना और अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना था। 1000 लीव्स पैवेलियन की शक्ति उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इससे पहले कि वे 1000 पत्तियों वाले मंडप पर कब्जा कर सकें, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कदम उठाने के लिए मियाओ शुजी की आवश्यकता होगी। बस जाने दो। तुम लोग सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, क्या हमारे 1000 पत्तों वाले मंडप में कोई गरिमा नहीं बची है? ये जिंतियन ने लव चुनकाई को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपे जानलेवा इरादे ने लव चुनकाई को सिर से पैर तक कांपने पर मजबूर कर दिया। 1000 लीव्स पैवेलियन व्यवसाय के मामले में भले ही आकर्षक हो, लेकिन जब अन्य पहलुओं की बात आती है तो यह बहुत कम महत्वपूर्ण है। चुनौतियां पहले से ही उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। यद्यपि ये जिंतियन अपना व्यवसाय चलाने में व्यस्त था, फिर भी वह अपने साधना स्तर में कभी पीछे नहीं रहा। वह स्वर्गीय अमर लोक तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। दायु साम्राज्य में ये शियाओ शियाओ और ये फैन को छोड़कर जो कोई कदम नहीं उठा रहे थे, कोई भी 1000 पत्तियों वाले मंडप की शक्ति से मेल नहीं खा सकता था। पूर्वी महाद्वीप की सबसे प्रभावशाली शक्ति ये परिवार है। उनसे मुकाबला करने की हिम्मत कौन करेगा? ये जिंतियन जानता था कि व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ व्यापार पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। कभी कभी उसे अपनी शक्ति भी दिखानी पड़ती थी, जिससे बहुत सी अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता था। लव चुनकाई पीला पड़ गया और गुस्से से ये जिंतियन को घूरने लगा। पवेलियन मास्टर, ये क्या आप सचमुच हमसे झगड़ा करना चाहते हैं? अगर मेरे पीछे वाला कोई कदम उठाएगा तो तुम लोग उसे रोक नहीं पाओगे। आप इसे रोक सकते हैं या नहीं, यह हमें तभी पता चलेगा जब हम प्रयास करेंगे, ये जिंतियन ने लापरवाही से कहा। ये जिंतियन को यह जानने की उत्सुकता थी कि कियानजिन मंडप के पीछे कौन है। वह अपनी चाची के लिए भी कुछ मुसीबतें दूर करना चाहता था। ये जिंतियन की आवाज सुनकर लव चुनकाई को एहसास हुआ कि आज का मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझ सकता।
उसने चुपचाप मियाओ शुजी से संपर्क किया। 1000 पत्तों वाले मंडप में हुई घटना के बारे में बताया। लव चुन काई का वर्णन सुनने के बाद मियाओ शुजी भी परेशान दिखे और उन्होंने लव चुन काई को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला कहकर कोसा। इतना आसान काम फिर भी वह इसे पूरा नहीं कर पाया। लगता है अब समय आ गया है कि कियानजिन मंडप में एक नया दुकानदार नियुक्त किया जाए। पूर्वी किंगडम शहर से ज्यादा दूर नहीं ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की सीमा में ब्लैक वेल गार्ड का स्थान था। मियाओ शुजी के ब्लैक वेल गार्ड्स में से कई साधक शुरू से ही उसके पीछे थे, इसलिए मौजूदा सैनिकों पर उसका मजबूत नियंत्रण था। जब उन्हें पता चला कि मियाओ शुजी का अनादर किया गया है तो ब्लैक वेल के इन रक्षकों ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने मियाओ शुजी की प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की ओर बढ़ने का फैसला किया। जहां तक अन्य क्षेत्रों में घुसपैठ की बात है, ब्लैक वेल गार्ड के किसानों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनकी राय में ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य उनके दयु साम्राज्य के अधीनस्थ साम्राज्य से अधिक कुछ नहीं था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे शीर्ष 10 सेनाओं में से एक ब्लैक वेल गार्ड को अपमानित करने का साहस कर सकें। जल्द ही टेलीपोर्टेशन सरणी सक्रिय हो गई। गंतव्य पूर्वी किंगडम सिटी। पूर्वी महाद्वीप पर दायु साम्राज्य के कब्जे के बाद उन्होंने पहले से ही परस्पर जुड़े टेलीपोर्टेशन सरणियां स्थापित कर ली थीं। 10 महान साम्राज्यों के पुराने समय के विपरीत, जहां अंतर साम्राज्य परिवहन के लिए स्थानांतरण की आवश्यकता होती थी और कई स्थानों तक पहुंचा नहीं जा सकता था। कुछ ही समय बाद पूर्वी राज्य शहर के बाहर कई शक्तिशाली प्राणियों की आभा प्रकट हुई। बिना किसी कवर के ब्लैक वेल गार्ड ने अपनी स्वयं की दुर्जय आभा जारी की तथा पूर्वी किंगडम शहर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही उसने मियाओ शुजी की आभा महसूस की, लव चुन काई तुरंत उत्साहित हो गया। उसका स्वामी आ चुका था, 1000 पत्तियों वाला मंडप बर्बाद हो चुका था। तब भी वह कियानजिन मंडप का महान स्वामी होगा। जब तक वह 1000 पत्तियों वाले मंडप पर कब्जा करेगा, तब तक वह ये जिंतियन को दिखा देगा कि क्रूरता का क्या मतलब होता है। ब्लैक वेल गार्ड ने बड़ा हंगामा मचाया, एक ऐसी घटना जिस पर ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का तुरंत ध्यान गया। जब उन्हें पता चला कि ब्लैक वेल गार्ड कहां प्रकट हुए हैं, तो पूरा ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य तुरंत हिल गया। ब्लैक वेल गार्ड्स पूर्वी किंगडम शहर में बड़ी ताकत के साथ प्रकट हुए थे, यह वास्तव में एक बड़ी बात थी। जबकि दूसरों को शायद पता न हो, ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के लोगों को कैसे पता न चले। पूर्वी राज्य शहर में यहीं ये परिवार रहता है। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के अधिकारियों ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत ब्लैक ड्रैगन राजा को सूचित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लैक ड्रैगन राजा तुरंत पूर्वी राज्य शहर की ओर चल पड़ा। हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि ब्लैक वेल गार्ड ये परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, फिर भी ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को अपना रुख दिखाने की जरूरत थी। मियाओ शुजी ने पहले ही पूर्वी राज्य शहर से लव चुन काई की आभा को महसूस कर लिया था। उसने तुरंत ब्लैक वेल गार्ड का नेतृत्व किया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। इस समय पूर्वी किंगडम शहर के ऊपर आकाश में फिर से एक स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिया। ब्लैक ड्रैगन किंग ड्रैगन ब्लैक गार्ड्स के साथ पूर्वी किंगडम सिटी में पहुंचे और तुरंत ब्लैक वेल गार्ड को रोक दिया। पूर्वी राज्य नगर के सभी साधकों ने अपने सिर उठाए और आकाश की ओर देखा। आज कैसा दिन था कि पूर्वी राज्य नगर इतना जीवंत था। वे उच्चस्तरीय साधक, जो सामान्य दिनों में कभी कभार ही दिखाई देते थे, आज अचानक इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो गए। ब्लैक ड्रैगन राजा ने भी मियाओ शुजी को तुरंत पहचान लिया। ब्लैक वेल गार्ड के कमांडर के रूप में मियाओ शुजी दायु साम्राज्य में एक उच्च पद पर थे। ब्लैक ड्रैगन किंग उनकी पहचान को लेकर कोई गलतफहमी नहीं कर सकता था। हालांकि ब्लैक ड्रैगन राजा यह समझ नहीं पाया कि ब्लैक वेल गार्ड का एकमात्र कमांडर दयु साम्राज्य की सेना का नेतृत्व कैसे कर सकता है और ये परिवार के क्षेत्र में परेशानी पैदा करने का साहस कैसे कर सकता है। यह मियाओ शुजी, क्या वह जीना नहीं चाहता था? ब्लैक ड्रैगन किंग जानता था कि ये फैन आमतौर पर कम प्रोफाइल रखता है, इसलिए उसने ये परिवार के बारे में कोई खबर नहीं फैलाई। वह बस मियाओ शुजी के सामने खड़ा था और ब्लैक वेल गार्ड्स को घूर रहा था। ब्लैक ड्रैगन किंग, आपका क्या मतलब है? आप ब्लैक वेल गार्ड को हमारे मामलों को संभालने से रोकना चाहते हैं? जैसे ही मियाओ शुजी ने अपना मुंह खोला, उसने दयु साम्राज्य का बड़ा झंडा बाहर निकाला। मियाओ शुजी का मानना था कि ब्लैक ड्रैगन किंग का उसके साथ एक छोटे से व्यापार संघ को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। ब्लैक ड्रैगन राजा ने अपने चेहरे पर तिरस्कार दिखाया। कमांडर मियाओ, क्या आप निश्चित हैं कि आप दयु साम्राज्य के आदेश पर ब्लैक वेल गार्ड्स को मेरे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में लाए हैं? यह सुनकर मियाओ शुजी का चेहरा अचानक खट्टा हो गया। बेशक उन्होंने यहां आने के आदेश का पालन नहीं किया, लेकिन अब वह कोई कमजोरी नहीं दिखा सकता था। यदि उसने सचमुच दयु साम्राज्य में कोई उपद्रव मचाया तो उसे वास्तव में हानि होगी।
ब्लैक ड्रैगन किंग, लगता है इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे थोड़ी इज्जत दो, अगर भविष्य में मुझे किसी चीज से निपटना पड़ा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। दायु साम्राज्य में दूसरे दर्जे के अधिकारी के रूप में मियाओ शुजी के उपकार काफी मूल्यवान माने जाते थे। हालांकि यह शर्म की बात है कि ये फैन के ससुर ब्लैक ड्रैगन किंग के लिए मियाओ शुजी के एहसान का कोई मतलब नहीं था। चूंकि ये परिवार अपनी पोल नहीं खोलना चाहता था, इसलिए ब्लैक ड्रैगन किंग भी कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहता था। वह बस ब्लैक वेल गार्ड्स को वहां से चले जाने देना चाहता था। अब तुम चले जाओ, मैं दिखावा करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। काले ड्रैगन राजा, ऐसा लगता है कि आज आपको इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा। मियाओ शुजी का चेहरा और अधिक उदास हो गया। मूलतः यह एक छोटी सी कंपनी पर कब्जा करने के बारे में था, लेकिन अब इसमें ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य भी शामिल हो गया। धीरे धीरे चीजें मियाओ शुजी के नियंत्रण से बाहर होने लगीं। मियाओ शुजी को यह समझ में नहीं आया कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को 1000 पत्तियों वाले मंडप के लिए क्यों खड़ा होना पड़ा। मियाओ शुजी की जांच के अनुसार इस 1000 पत्तियों वाले मंडप का काले ड्रैगन साम्राज्य से कोई संबंध नहीं था। शायद ब्लैक ड्रैगन का राजा उससे घृणा करता था। हालांकि वह ब्लैक ड्रैगन के एक साधारण राजा से नहीं डरता था। पृथ्वी अमर क्षेत्र के साधकों के रूप में उनकी शक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं होना चाहिए। दायु साम्राज्य में शामिल होने से पहले मियाओ शुजी ने पूर्वी महाद्वीप में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। बाद में जब उन्होंने दायु साम्राज्य की क्षमता देखी तो उन्होंने अवसर की तलाश में इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। दायु साम्राज्य के अधीन साधक बनना वास्तव में एकाकी साधक बनने से कहीं बेहतर था, और वह अपने पूर्व जीवन में वापस नहीं लौटना चाहता था। राजा ब्लैक ड्रैगन, ऐसा लगता है कि आज हमें तलवारें पार करनी होंगी। पृथ्वी अमर क्षेत्र की आभा मियाओ शुजी से फूट पड़ी। मियाओ शुजी को आगे बढ़ने की तैयारी करते देख काले ड्रैगन का राजा खुश हो गया। हाँ, क्या आप सोचते हैं कि मैं चुप रहने के कारण कमजोर हूं? यदि इस संघर्ष में दायु साम्राज्य के अन्य लोग भी शामिल होते तो राजा ब्लैक ड्रैगन को 2 बार सोचना पड़ता। लेकिन अब चूंकि मियाओ शुजी स्वयं दायु के राजा के सामने हमला करने के लिए पर्याप्त साहसी था, इसलिए राजा ब्लैक ड्रैगन को विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वह मियाओ शुजी को मारने में कामयाब हो जाता तो राजा दायु शायद उसे धन्यवाद देता। झगड़ा करना। अचानक युद्ध छिड़ गया। इस अवधि के दौरान दायु साम्राज्य द्वारा उपहार में दिए गए प्रचुर संसाधनों के साथ राजा ब्लैक ड्रैगन ने अपने साधना स्तर में काफी सुधार किया था। इसके अलावा ये शियाओ फान के साथ अपने रिश्ते के कारण राजा ब्लैक ड्रैगन ने ये फैन से 2 बेहतर अमर कलाकृतियों का आदान प्रदान करने में भी कामयाबी हासिल की थी। वह अपने अतीत से अतुलनीय था। काली ड्रैगन तलवार। श्रेष्ठ अमर कलाकृति ब्लैक ड्रैगन तलवार ने तलवार क्यूई की धाराएं छोड़ दी और तुरंत मियाओ शुजी को निगल लिया। मियाओ शुजी, जो शुरू में आश्वस्त थी कि वह राजा ब्लैक ड्रैगन से कमजोर नहीं है, हैरान रह गई। राजा ब्लैक ड्रैगन इतना शक्तिशाली कब बन गया? उनकी समझ के अनुसार राजा ब्लैक ड्रैगन का साधना स्तर उनके समान होना चाहिए था, अंतर संभवतः इतना बड़ा नहीं हो सकता था। और राजा ब्लैक ड्रैगन के हाथ में जो अमर कलाकृति थी वह एक बेहतर अमर कलाकृति थी, है ना? यद्यपि वह दायु साम्राज्य में शामिल हो गया था, लेकिन उसके पास जो अमर कलाकृति थी वह उच्च मध्यस्तरीय थी। एक श्रेष्ठ अमर कलाकृति की तुलना में यह बिल्कुल कुछ भी नहीं था। इस विशाल शक्ति के कारण पूर्वी सम्राट शहर के ऊपर का स्थान ढह गया, जिससे स्थानिक दरारें बन गईं। ऊपर अंतरिक्षीय अशांति व्याप्त थी, जो अत्यंत भयावह लग रही थी। हालांकि पूर्वी सम्राट शहर के किसान शांत रहे। एक एक करके वे ऊपर की ओर उड़े, इस डर से कि कहीं वे लड़ाई की कोई भी जानकारी न चूक जाए। पूर्वी सम्राट शहर के ऊपर आकाश में संरचना बहुत पहले सक्रिय हो गई थी। सभी स्वर्गों और तारों की श्रेष्ठ जियान रैंक सरणी ने आसानी से युद्ध के अवशेषों को अवरुद्ध कर दिया। यह ये फैन नहीं था जिसने इस संरचना की स्थापना की थी, बल्कि पूर्वी सम्राट ने स्वयं इसकी स्थापना की थी। पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी सम्राट शहर के नगर स्वामी पूर्वी सम्राट एक छोटे से किसान से कहीं आगे बढ़ गए थे। ये शियाओ शियाओ के पति के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से कई संसाधनों का आनंद लिया। न केवल उसका साधना स्तर पृथ्वी अमर क्षेत्र तक पहुंच गया था, बल्कि उसका गठन साधना स्तर भी अमर क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था। ये फान के अलावा वह ये परिवार का प्रमुख व्यक्ति था। वह पूर्वी सम्राट शहर को कैसे मजबूत नहीं कर सका, जो उसका अपना आधार था। धमाका। मियाओ शुजी का शरीर सीधे विस्फोट से उड़ गया। श्रेष्ठ अमर कलाकृति की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। मियाओ शुजी को देखकर, जिसे उसने आसानी से हरा दिया था,
राजा ब्लैक ड्रैगन की इच्छा हुई कि वह अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखकर खड़ा हो सके और कह सके, देखो मैं कितना अद्भुत हूँ। यद्यपि अतीत में राजा ब्लैक ड्रैगन पृथ्वी अमर क्षेत्र का था, लेकिन पृथ्वी अमरों के बीच उसकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत नहीं मानी जाती थी। हालांकि अब जब उसे ये शियाओफान का समर्थन प्राप्त हो गया था, तो उसकी शक्ति आसमान छू गई थी। जब एक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसका पालतू जानवर भी स्वर्ग पहुंच गया, तो उसे सचमुच बहुत अच्छा लगा। अब राजा ब्लैक ड्रैगन को लगा कि पालतू जानवर बनना भी एक अच्छा विकल्प है। किसी को भी ऐसा बनने का मौका नहीं मिला। एक पृथ्वी अमर साधक को आसानी से पराजित करने के बाद राजा ब्लैक ड्रैगन को राहत महसूस हुई कि उसने उस समय राजकुमारी जुनलोंग और ये शियाओफान के बीच विवाह पर आपत्ति नहीं जताई थी। अन्यथा वर्तमान ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का अंत भी नष्ट हो चुके 9 साम्राज्यों की तरह हो जाता। मियाओ शुजी, जिसे राजा ब्लैक ड्रैगन ने दूर फेंक दिया था, आखिरकार संभल गया। अपनी चोटों को महसूस करते हुए मियाओ शुजी के चेहरे पर उदासी छा गई। राजा ब्लैक ड्रैगन की युद्ध शक्ति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और साथ ही ईर्ष्या भी पैदा कर दी। निस्संदेह राजा ब्लैक ड्रैगन की श्रेष्ठ अमर कलाकृति ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसने स्वयं प्राप्त किया था। पूर्वी महाद्वीप में केवल दयु साम्राज्य के पास ही श्रेष्ठ अमर कलाकृतियां थीं। यह तथ्य कि दयु साम्राज्य राजा ब्लैक ड्रैगन जैसे बाहरी व्यक्ति को एक बेहतर अमर कलाकृति देने के लिए तैयार था, न कि उसे, जो ब्लैक वेल गार्ड के नेता थे, ने मियाओ शुजी को दयु साम्राज्य से बेहद असंतुष्ट कर दिया। वह कभी यह नहीं सोचेगा कि उसने कोई बेहतर अमर कलाकृति प्राप्त नहीं की है, क्योंकि उसने दयु साम्राज्य में ज्यादा योगदान नहीं दिया था। अंधकारमय मन वाले लोग हमेशा अपनी कमियों का दोष दूसरों पर डालते हैं। राजा ब्लैक ड्रैगन को दूर से देखते हुए मियाओ शुजी को पता था कि आज राजा ब्लैक ड्रैगन के सामने 1000 पत्तियों के मंडप पर कब्जा करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि राजा ब्लैक ड्रैगन संभवतः 1000 पत्तियों वाले मंडप की हमेशा रक्षा नहीं कर सकता था। इसके अलावा जब बात दयु साम्राज्य के भीतर 1000 पत्तियों वाले मंडप की आई, तो राजा ब्लैक ड्रैगन के पास इसकी रक्षा करने की शक्ति नहीं थी। 1000 पत्तों वाला मंडप उसका अपना था। यीशु भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते थे। रुको, खेती की दुनिया में कोई यीशु नहीं है। यदि ताओवादी पूर्वज भी आ जाएं, तो वे 1000 पत्तियों वाले मंडप की रक्षा नहीं कर सकेंगे। चल दर, मियाओ शुजी ने अपने अधीनस्थों के साथ जाने का इरादा करते हुए हाथ हिलाया। जहां तक लव चुनकाई और 1000 पत्तों वाले मंडप में फंसे अन्य लोगों का सवाल है, तो उन्होंने उन पर से ध्यान हटा लिया। अब वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता था, फिर वह उन लोगों की परवाह कैसे कर सकता था। रुको, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? 1000 पत्तियों वाले मंडप से एक आकृति उभरी। ये जिंटियन अंततः प्रकट हुआ। राजा ब्लैक ड्रैगन को मेरा सम्मान अर्पित करें, ये जिंटियन ने विनम्रता से बात की। राजा ब्लैक ड्रैगन ये फान के अवतार की वैध पत्नी थी और इसलिए उसे एक बुजुर्ग माना जाता था। स्वाभाविक रूप से ये जिंटियन उसका अनादर नहीं करेगा। राजा ब्लैक ड्रैगन के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद ये जिंटियन ने अव्यवस्थित मियाओ शुजी को देखने के लिए मुड़कर देखा। क्या इस पृथ्वी अमर साधक ने सचमुच 1000 पत्तियों वाले मंडप पर हाथ रखने का साहस किया? ये जिंटियन ने मियाओ शुजी को निराश नजरों से देखा। उसे शुरू में लगा था कि कोई बड़ी मछली इसमें शामिल है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कोई छोटी मछली होगी। ये जिंटियन की आंखों में निराशा महसूस करते हुए मियाओ शुजी स्तब्ध रह गई। इसका क्या मतलब था? वह क्रोध या तिरस्कार को समझ सकता था, लेकिन इस निराशा का क्या मतलब था? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था या उसका दर्जा पर्याप्त ऊंचा नहीं था? पवेलियन मास्टर, ये आपका क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि आप मुझे जाने नहीं देंगे, भले ही वह राजा ब्लैक ड्रैगन के लिए कोई मुकाबला नहीं था? वर्तमान में ये जिंटियन द्वारा धमकी दिए जाने और छोड़ने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण मियाओ शुजी का गुस्सा उबल पड़ा। राजा ब्लैक ड्रैगन की बात तो समझ में आती है, लेकिन 1000 लीव्स पैवेलियन के इस छोटे से पैवेलियन मास्टर ने बड़ी बड़ी बातें करने के लिए खुद को क्या समझा था? यह सही है, अब आप नहीं जा सकते। यद्यपि दयु साम्राज्य का संचालन उसके चचेरे भाई द्वारा किया जाता था, फिर भी ये परिवार के सदस्य के रूप में दयु साम्राज्य के लिए कुछ कीटों का उन्मूलन करना एक जिम्मेदारी थी। हाँ, बढ़िया। मैं देखना चाहता हूँ कि आज तुम मुझे कैसे रोकोगे। यह मत सोचना कि राजा ब्लैक ड्रैगन के यहाँ होने से मैं तुमसे डर जाऊंगा। मियाओ शुजी इतना क्रोधित हुआ कि हंसी छूट गई। उसने अपनी अमर कलाकृति को बुलाया और ये जिंटियन पर हमला बोल दिया। मियाओ शुजी के हमले का सामना करते हुए ये जिंटियन पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहा। उसके सिर के ऊपर महासागर दमन ध्वज नामक उच्च गुणवत्ता वाली अमर कलाकृति सीधे शानदार प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी, जो ये जिंटियन को घेरे हुए थी।
यहाँ तक कि एक पृथ्वी अमर को अपनी पूरी ताकत से जिस हमले का विरोध करना पड़ा था वह महासागर दमन ध्वज से निकलने वाली चमकदार रोशनी का सामना करने पर नष्ट हो गया। यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन राजा के पास भी उच्च गुणवत्ता वाली अमर कलाकृति थी। ये जिंतियन के पास स्वाभाविक रूप से स्वयं कई थीं और उनकी गुणवत्ता ब्लैक ड्रैगन तलवार से भी बेहतर थी। एक और उच्च गुणवत्ता वाली अमर कलाकृति उच्च गुणवत्ता वाली अमर कलाकृतियां कब से इतनी बेकार हो गईं? यहाँ तक कि एक छोटे व्यापार संघ के मंडप मास्टर के पास भी एक था। मियाओ शुजी को लगा जैसे उस पर हमला हुआ हो। वह खुद को एक महान पृथ्वी अमर मानता था, लेकिन उसके पास एक भी उच्च गुणवत्ता वाली अमर कलाकृति नहीं थी। ये जिंतियन के हाथ के एक झटके से एक और उच्च गुणवत्ता वाली अमर कलाकृति प्रकट हुई। अमर बंधन रस्सी। यद्यपि यह केवल एक नकली था, लेकिन इसमें मूल की तरह डालुओ गोल्डन इम्मोर्टल को फंसाने की शक्ति नहीं थी। लेकिन एक छोटे पृथ्वी अमर से निपटने के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। अमर बंधन रस्सी उड़ गई और तुरंत मियाओ शुजी को फंसा लिया। मियाओ शुजी ने पाया कि अब वह अपनी जादुई शक्ति या आत्मा पर एक कण भी नियंत्रण नहीं रख सकता। अब एक मानव अमर भी उसे आसानी से मार सकता था। इस बिंदु पर मियाओ शुजी को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस 1000 पत्तियों वाले मंडप में बहुत अधिक शक्तिशाली आकृतियां और छिपे हुए संसाधन थे। कुछ पूर्व में अनदेखे विवरण ध्यान में लाए गए। पूर्वी सम्राट शहर का गठन, उच्च गुणवत्ता वाली अमर कलाकृतियों की महत्वपूर्ण संख्या। क्या 1000 पत्तियों वाले मंडप का समर्थन उतना सरल हो सकता है जितना कि उनकी जांच से पता चलता है? कुछ तो गड़बड़ थी। 1000 लीव्स पैवेलियन अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध था। मैं दयु साम्राज्य का एक दोयम दर्जे का मंत्री हूं। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो दयु साम्राज्य से तुम्हारा टकराव होगा। इसके परिणाम तुम सहन नहीं कर पाओगे, उसने चेतावनी दी। अब तक मियाओ शुजी केवल दयु साम्राज्य के साथ अपने संबंधों का लाभ उठा सकते थे ताकि वे ये जिंतियन को रोक सकें। जाहिर है, मुझे पता है कि तुम दायु साम्राज्य से हो। जिस साम्राज्य में तुम जैसे परजीवी पनाह देते हैं उसे अच्छी तरह से साफ करने की जरूरत है। यह कहते हुए ये जिंतियन ने तुरंत एक संचार टोकन निकाला और ये शियाओ शियाओ से संपर्क किया। दयु शहर में ये शियाओ शियाओ, जो राज्य के मामलों को संभाल रहा था, को ये जिंतियन का संदेश मिला और वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसका भतीजा उससे बहुत कम संपर्क करता था। हालांकि ये जियाओ जियाओ निश्चित रूप से ये जिंतियन के दुर्लभ कॉल को ठुकराने वाला नहीं था। जैसे ही ये शियाओ शियाओ ने अपना हाथ हिलाया, अंतरिक्ष में सीधे एक दरार खुल गई। एक कदम के साथ वह दरार में प्रवेश कर गई। दयु साम्राज्य ये शियाओ शियाओ के नियंत्रण में था। टेलीपोर्टेशन एरे की आवश्यकता के बिना ये शियाओ शियाओ पलक झपकते ही दयु साम्राज्य के किसी भी कोने में प्रकट हो सकता था। पूर्वी सम्राट जो उसके पास आराम से बैठा था, ये शियाओ शियाओ को अचानक गायब होते देख रहा था। उत्सुकतावश वह उसके पीछे पीछे चला गया। पूर्वी सम्राट अब दयु साम्राज्य की सम्मानित महारानी थी। महारानी के लिए साम्राज्य के भीतर की घटनाओं पर नजर रखना स्वाभाविक था। पुनः पूर्वी सम्राट शहर के ऊपर आकाश में एक स्थानिक दरार दिखाई दी, लेकिन इस बार सेना के बजाय 2 भव्य वेशभूषाधारी आकृतियां थीं। इन दोनों आकृतियों के प्रकट होने से पूरा पूर्वी सम्राट शहर उत्साह से भर गया। दयु के राजा और दयु की महारानी। पूर्वी सम्राट नगर के साधक महारानी से दयु के राजा ये शियाओ शियाओ से भी अधिक परिचित थे। विशेष रूप से पूर्वी सम्राट शहर के बुजुर्ग साधक पूर्वी सम्राट को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनमें से कई ने कभी उनके अधीन काम किया था। पूर्वी सम्राट को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचते देख वे उत्साहित क्यों न हो। राजा और महारानी को नमस्कार। भीड़ में घुटनों के बल बैठने की लहर दौड़ गई। यहां तक कि 1000 लीव्स पैवेलियन के प्रबंधकों ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। केवल 2.5 लोग ही अभी भी खड़े थे, ये जिंतियन, ब्लैक ड्रैगन किंग और आधे मियाओ शुजी। ऐसा नहीं था कि मियाओ शुजी झुकना नहीं चाहता था, लेकिन ये शियाओ शियाओ के अचानक प्रकट होने से वह बहुत डर गया था। वह निढाल हो गया था, उसका निचला शरीर अकड़ गया था, उसका दिमाग सुन्न हो गया था और वह झुकना भी भूल गया था। मियाओ शुजी के मन में एक ही विचार था कि अब उसका अंत हो चुका है। इस बिंदु पर भले ही मियाओ शुजी बहुत बुद्धिमान नहीं थे, फिर भी उन्होंने 1000 पत्तियों वाले मंडप की असाधारणता को समझ लिया था। दयु साम्राज्य के शासक प्रकट हो चुके थे और शीघ्र ही अन्य मंत्री भी प्रकट हो जाएंगे। ये जिंतियन और मियाओ शुजी को देखकर मंत्रियों को यह स्पष्ट हो गया कि क्या हुआ था। जब उन्होंने मियाओ शुजी को देखा तो उनकी आंखों में दया भर गई। सभी लोगों के साथ खिलवाड़ करने के अलावा उसे ये परिवार के साथ खिलवाड़ करना पड़ा। अन्य लोग ये परिवार के अस्तित्व से अनभिज्ञ हो सकते हैं, लेकिन दयु साम्राज्य के साथ सत्ता में आए मंत्री भला कैसे अनभिज्ञ हो सकते हैं?
अंत में दयु साम्राज्य ये परिवार के नियंत्रण में आने वाली कुछ सेनाओं में से एक था। ये परिवार जो इन सभी शक्तिशाली ताकतों को नियंत्रित करता था, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि वह बहुत ही दुर्जय था, हालांकि कोई भी इसकी सीमा नहीं जानता था। अफवाह यह थी कि परिवार के मुखिया ये फैन ने एक बार एक स्वर्ण अमर को अपनी हथेली से ही पीछे धकेल दिया था और वह अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगा रहा था। मियाओ शुजी ने मंत्रियों के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया और जो लोग उसके करीब थे उनकी ओर देखा, इस उम्मीद में कि वे उसके पक्ष में कुछ कहेंगे। हालांकि मियाओ शुजी की नजर मिलते ही वे मंत्री तुरंत मुंह फेरकर उससे दूरी बनाने की मंशा जताने लगे। इससे मियाओ शुजी मन ही मन कोसने लगे। इन कमीनों ने जब उन्हें उसकी जरूरत थी तब उसके साथ भाई जैसा व्यवहार किया। अब जब वो पूरी तरह टूट चुका था तो वे उससे दूरी बना रहे थे। सबके सब बकवास थे। मियाओ शुजी ने आह भरी, यह जानते हुए कि वह आज एक मृत अंत पर पहुंच गया था। हालांकि मियाओ शुजी ने ज्यादा चिंता नहीं की। ज्यादा से ज्यादा उसे सजा मिलेगी। 1000 पत्तों वाले मंडप के पीछे की ताकत चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, दायु साम्राज्य उसे इसके लिए नहीं मारेगा, है ना? अन्यथा क्या इससे दयु साम्राज्य के अन्य साधकों का उत्साह कम नहीं हो जाएगा? अगले ही पल ये जिंतियन अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ ये शियाओ शियाओ के पास आया। चाची, आज मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। ये जिंटियन का मियाओ शुजी के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करने का इरादा नहीं था। आखिरकार मियाओ शुजी दायु साम्राज्य के मंत्री थे। यदि दंड देना आवश्यक हो तो वह दयु साम्राज्य द्वारा दिया जाना चाहिए। परिवार का सदस्य होने के बावजूद ये जिंतियन अपनी सीमाओं को जानता था। जब मियाओ शुजी ने सुना कि ये जिंतियन ने ये शियाओ शियाओ को कैसे संबोधित किया तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और जमीन पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर अमर होने के बावजूद भी अपने शक्तिशाली शरीर के कारण वह अपने शरीर से लगातार बहते ठंडे पसीने को रोक नहीं सका। मियाओ शुजी ने कई संभावनाओं पर विचार किया था। उदाहरण के लिए 1000 पत्तों वाले मंडप को समर्थन देने वाली शक्तिशाली ताकतें। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि दायु साम्राज्य मंडप के पीछे की शक्तिशाली संस्थाओं में से एक था और उसका शासक भी उससे कम नहीं था। वास्तव में 1000 पत्तियों वाला मंडप दयु साम्राज्य का शाही व्यापारी था। जब उसे यह बात समझ में आई तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। मियाओ शुजी को अंततः समझ में आ गया कि क्यों दयु साम्राज्य में किसी ने भी अत्यंत धनी 1000 पत्तियों वाले मंडप का विरोध करने का साहस नहीं किया। मंत्रियों को ये जिंतियन की पहचान अवश्य पता होगी, इसलिए उन्होंने कभी भी 1000 लीव्स पैवेलियन के विरुद्ध कोई कदम उठाने के बारे में नहीं सोचा। केवल उसने ही एक मूर्ख की तरह लाभ कमाने के साधन के रूप में मंडप को निशाना बनाया था। आखिरकार मैं ही एकमात्र विदूषक हूँ। मियाओ शुजी के चेहरे पर एक स्तब्ध बेजान भाव था, मानो उसकी सारी ऊर्जा चूस ली गई हो। वह जानता था कि असहनीय परिणाम उसका इंतजार कर रहे थे। भले ही अब 1000 पत्तियों वाला मंडप उसे छू भी न पाए, लेकिन दयु साम्राज्य भी उसे नहीं छोड़ेगा। उनकी भावनाओं को साझा करने वालों में ब्लैक वेल गार्ड के कई साधक शामिल थे जिन्हें मियाओ शुजी अपने साथ लाए थे। दयु साम्राज्य की शीर्ष 10 सेनाओं में से एक के रूप में उन्होंने राजा के परिवार पर हाथ डालने का साहस किया था। इन परिणामों को यहां तक कि उनके अपने ब्लैक वेल गार्ड भी नहीं झेल सके। दयु साम्राज्य के लिए ब्लैक वेल गार्ड अपूरणीय नहीं था। इस समय पूर्वी सम्राट आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले पूर्वी लॉर्ड सिटी पर नजर डाली जो नष्ट नहीं हुई थी। यह एक राहत की बात थी। पूर्वी सम्राट को देखकर पूर्वी सम्राट नगर के साधक पुनः प्रसन्न हो उठे। पूर्वी सम्राट नगर के स्वामी को नमस्कार, पूर्वी सम्राट शहर का स्वामी। इस क्षण तक ही लोगों को इस खबर का पता चला जिसने दयु साम्राज्य में अपना नाम बनाया, जिससे सभी लोग ईर्ष्यालु हो गए, वह वास्तव में ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य से था। यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा को भी पहली बार यह खबर पता चली और पूर्वी सम्राट के प्रति उसकी निगाह बदल गई। नरम चावल खाने की तुलना में यह पूर्वी महारानी स्वयं से कमतर नहीं थी। ब्लैक ड्रैगन किंग ने पूर्वी सम्राट को एक भावपूर्ण दृष्टि भेजी जिससे संकेत मिला कि वे आत्मिक आत्माएं हैं तथा भविष्य में उन्हें और अधिक संवाद करना चाहिए। ये जियाओ जियाओ ने पहले ही ये जिंतियन का विवरण सुन लिया था और मियाओ शुजी की ओर देखा था। अब से दयु साम्राज्य केवल 9 महान सेनाओं के साथ ही ठीक रहेगा। इस कथन से दयु साम्राज्य के मंत्री भी स्तब्ध रह गए। सिर्फ एक वाक्य से एक सेना को बर्खास्त कर दिया गया। वे जानते थे कि दयु की महारानी अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर रही थीं। उसके दिल में दयु साम्राज्य की स्थिति ये परिवार जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी। आप दयु साम्राज्य को अपमानित कर सकते थे, लेकिन ये परिवार को अपमानित करना अस्वीकार्य था। कोई भी ये परिवार को नाराज नहीं कर सकता था।
ये परिवार की प्रतिष्ठा दयु साम्राज्य के उच्च पदों तक फैली हुई थी, लेकिन अब संभवतः पूर्वी महाद्वीप के सभी लोग ये परिवार के अस्तित्व के बारे में जान जाएंगे। हालांकि दयु साम्राज्य के लिए यह कोई बुरी बात नहीं थी। आखिरकार ये परिवार भी तो दयु साम्राज्य का एक सहारा था। यदि भविष्य में दयु साम्राज्य को किसी शक्तिशाली शत्रु का सामना करना पड़ा, तो उन्हें ये परिवार के चेहरे पर भी विचार करना होगा। ये परिवार का अस्तित्व स्वर्ण अमर क्षेत्र में था। 1000 पत्तों वाले मंडप में लुचुन काई और अन्य लोगों ने मियाओ शुजी के आगमन को बहुत पहले ही देख लिया था। उन्होंने 1000 पत्तों वाले मंडप पर चिल्लाकर कहा कि बंदी को छोड़ दो, वरना मंडप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुकानदार को ये जिंतियन से संदेश मिला और उसने सीधे लव चुन काई और अन्य लोगों को बाहर ले गया। क्या तुम्हें पता है कि उसे अब रिहा करना है? बता दूं, बहुत देर हो चुकी है। लु चुन काई को अभी भी स्थिति का पता नहीं था और वह अभिमानी बना रहा। लेकिन जब उसने ये शियाओ शियाओ और अन्य लोगों को बाहर देखा, साथ ही मियाओ शुजी को भी देखा जो जमीन पर कमजोर पड़ी थी, तो लव चुन काई तुरंत दंग रह गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका समर्थन अच्छा नहीं चल रहा है। इस समय आसपास के लोगों की चर्चाएं लव चुन काई के कानों तक पहुंची। इस समय लव चुन काई ने अचानक डर के मारे अपना सिर उठाया और ये जिंतियन की ओर देखा। ये जिंतियन वास्तव में दयु की महारानी का भतीजा था। कियानजिन मंडप, जो कि दयु साम्राज्य के उच्च पदों के लिए प्रतिष्ठित नहीं था, इसका कारण यह नहीं था कि वे इसे नीची दृष्टि से देखते थे, बल्कि वे ये परिवार के अस्तित्व को जानते थे। इसलिए मूल रूप से उन्होंने 1000 पत्तियों वाले मंडप के बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं की। केवल कियानजिन मंडप, जो इतना शक्तिशाली नहीं था, ने 1000 पत्तियों वाले मंडप को निशाना बनाया। लु चुन काई तुरंत अपना होश खो बैठा और वहीं गिर पड़ा। वह जानता था कि उसका अंत हो चुका है। न केवल वह, बल्कि कियानजिन पैवेलियन और मियाओ शुजी भी बर्बाद हो गए। आप कियानजिन मंडप की संपत्ति रख सकते हैं, ये जियाओक्सियाओ ने कहा। यद्यपि कियानजिन मंडप महान नहीं था, फिर भी यह दयु साम्राज्य में एक पूर्ण बिक्री श्रृंखला का विस्तार करने में कामयाब रहा। यदि 1000 पत्तियों वाला मंडप कियानजिन मंडप पर कब्जा कर लेता, तो वे सीधे दायु साम्राज्य में अपना लेआउट पूरा कर सकते थे। ये जिंतियन ने सिर हिलाया। उसने दायु साम्राज्य के दूसरे सबसे बड़े ट्रेड यूनियन का नतीजा तय किया था। मियाओ शुजी और अन्य लोगों को सीधे ले जाया गया, और जो भाग्य उनका इंतजार कर रहा था वह इतना शानदार था कि मृत्यु एक विलासिता थी। किसी को भी मियाओ शुजी के भाग्य के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। इस मूर्ख ने सभी लोगों को निशाना बनाने के बजाय ये परिवार को चुना। वे कबीले जो पहले ये परिवार के अस्तित्व से अनभिज्ञ थे, वापस लौटने पर अपनी युवा पीढ़ियों को तुरंत चेतावनी दी कि वे ये परिवार को उत्तेजित न करें। यदि संभव हो तो उन्हें पूर्वी सम्राट शहर से पूरी तरह बचने की सलाह भी दी गई। कौन जानता था कि वे अनजाने में ये परिवार को नाराज कर देंगे? इसका मुख्य कारण यह था कि ये परिवार बहुत ही कम महत्वपूर्ण था, इतना अधिक कि परिवार के सदस्यों की संख्या भी स्पष्ट नहीं थी। यदि मियाओ शुजी की चौंकाने वाली खबर न होती, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि दयु साम्राज्य के भीतर इतनी बड़ी ताकत मौजूद है। जैसा कि पता चला है, बल जितना अधिक शक्तिशाली होता है, वह उतना ही अधिक गुप्त होता है। ये फैन के गुफा घर में वापस आकर सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक उसके दिमाग में गूंज उठा। दीर्घकालिक मिशन को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। परिवार के 9 सदस्यों का उदय। पूर्वी महाद्वीप का हेगेमॉन पूरा स्वागत के लिए तैयार। ये फैन दंग रह गया। क्या उसने कार्य पूरा कर लिया है? एक क्षण के विचार से पूर्वी महाद्वीप में घटित होने वाली हर घटना ये फैन के मन में प्रतिबिंबित हो गई। वह पूर्वी सम्राट शहर के बाहर होने वाले तमाशे से बच नहीं सका। आखिरकार यह उजागर हो ही गया। ये फैन मूल रूप से कम महत्वपूर्ण तरीके से विकास करने के बारे में सोच रहा था, जब उसके अपने ही एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। हालांकि जब ऐसा हुआ तो ये फैन कुछ नहीं बोलेगा। सिस्टम इनाम प्राप्त करें। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। पारिवारिक विशेषता, ज्ञानोदय में 20,000 अंकों की वृद्धि। बहुरंगी, यह एक और बहुरंगी विशेषता है, और यह एक ऐसी विशेषता है जो ज्ञान को बढ़ाती है। फिलहाल ये परिवार के लिए इसकी उपयोगिता कम नहीं है। सिस्टम लोड विशेषता, ये फैन के विचार से उसका ज्ञान तुरंत बढ़ने लगा। आत्मज्ञान में अंतिम वृद्धि ने ये फैन को सभी नियमों के शरीर को जागृत करने के लिए प्रेरित किया, और अब ज्ञान में वृद्धि के कारण ये फैन के सभी नियमों के शरीर ने अपना परिवर्तन शुरू कर दिया। मूलतः ये फैन के सभी कानूनों का निकाय केवल जियान रैंक से नीचे के कौशल के लिए बोनस प्रदान करता था, लेकिन अब इसने सभी प्रकार की ताओ कलाओं को काफी हद तक बढ़ावा दिया है। 10,000 कानून अमर शरीर को उन्नत किया गया है। आइए इसे 10,000 कानून अमर शरीर कहें।
यदि यह कहा जाए कि 10,000 कानून अमर शरीर को जागृत करने से पहले ये फैन केवल विश्व शक्ति का उपयोग करके स्वर्ण अमर को चुनौती दे सकता था, अब विश्व शक्ति का उपयोग किए बिना लेकिन ताओ कला के लिए 10,000 कानून अमर शरीर के बोनस पर भरोसा करते हुए ये फैन में एक स्वर्ण अमर के साथ लड़ने की क्षमता भी है। ये फैन को उसकी सभी क्षमताओं का एहसास हुआ। उनमें से कई अब पुरानी हो चुकी थीं। विशेष रूप से रक्तरेखा शक्ति, जो वर्षों पहले ये फैन के लिए तुरुप का इक्का थी। एजियोर ड्रैगन रक्तरेखा वास्तव में शक्तिशाली थी, लेकिन एकमात्र नश्वर पोत के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती थी। यदि यह जियान वेन तक अपग्रेड नहीं होता है तो ये फैन, जो स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक पहुंच गया है, को मिलने वाला बढ़ावा काफी कम हो जाएगा। ऐसा लगता है कि ब्लडलाइन रैंक को उन्नत करना दिनचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। पैटर्न के अनुसार जब से आत्मज्ञान पुरस्कार सामने आया है, अगला पुरस्कार ब्लडलाइन पुरस्कार होना चाहिए। शक्तिशाली पारिवारिक सदस्य, पारिवारिक क्षेत्र और पारिवारिक प्रभाव 3 दीर्घकालिक कार्य हैं जिन्हें पूरा करना वर्तमान में सबसे आसान है। ऐसा लगता है कि वंशक्रम को उन्नत करना अब ज्यादा दूर नहीं है। अपने विचारों को पीछे खींचते हुए ये फैन ये जिन फेंग और ये जिन लोंग को कीमिया और कलाकृतियों के शोधन में मार्गदर्शन देना जारी रखता है। ये फैन जियान रैंक शीर्ष गुणवत्ता तक पहुंचने से एक कदम दूर है। शीर्ष गुणवत्ता वाली अमर कलाकृतियों और शीर्ष गुणवत्ता वाली अमर गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होना भी ये परिवार के लिए महत्वपूर्ण था। यदि आप कबीले की ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी भी पहलू में ढिलाई नहीं बरत सकते। इस बीच जब ये फैन शीर्ष स्तरीय जियान रैंक अमर अमृत और कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए श्रम कर रहा था, लोगों का एक समूह चुपचाप ये परिवार के क्षेत्र को छोड़कर दूर चला गया। नेता सुयान था। कोई यह कह सकता है कि सुयान वर्तमान में जीवन और मृत्यु के द्वार की पूर्वी महाद्वीप शाखा में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, जो द्वारपाल के बाद दूसरे स्थान पर था। पूर्वी महाद्वीप के जीवन और मृत्यु के द्वार के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में ये परिवार के साधकों के नियंत्रण में था।